इधर उधर की बातें छोड़िए और सबसे जरूरी काम कीजिए, फाइल कीजिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न। टालिए नहीं, भरिए अपना रिटर्न। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का रिटर्न जो आप भरेंगे 2021 में, यानी 2021 हुआ इसका असेसमेंट ईयर। आखिरी तारीख 30 नवंबर है और इस बार ये तारीख जो है वो काफी एक्सटेंड भी हो चुकी है। हम अक्सर 31 जुलाई तक भरते हैं, हमेशा जुलाई वो टेंशन वाला महीना रहता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने इसे लंबा एक्सटेंशन दिया है और इसी वजह से अब ये तारीख जो है बढ़ने वाली और आगे नहीं है। समय रहते भर दीजिए और रिटर्न से जुड़ी कुछ नई बातें और वो बातें जिसको लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं उसे आज मैं दूर करने वाली हूं अपने काम की बात में। मैं हूं प्रियंका संभव और अगर आपको मेरी काम की बात से मिलती है मदद तो मेरे चैनल www.youtube.com/प्रियंका संभव को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और काम की बात लेकर आती रहूंगी। और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं सत्यहिंदी.com के यूट्यूब चैनल पर, तो सत्य हिंदी के यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि इस तरह के काम की बात के वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो इस बार मेरी काम की बात का एक ही मोटो है, टालो नहीं भर डालो अपना रिटर्न फॉर्म। वैसे हम टैक्स अदा करते हैं अपनी इनकम पर, लेकिन इस बार का रिटर्न देखकर ये लग रहा है कि हम केवल अपनी इनकम पर नहीं, अपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन यानी खर्चों पर भी एक तरह से इनकम टैक्स भर रहे होंगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप आईटीआर भरने की तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि आपको किसी भी पेपर की जरूरत नहीं है। मतलब पेपर की जरूरत है, बस आपको पेपर से कंसल्ट करने की जरूरत है। आपको रिटर्न में कोई भी पेपर अटैच नहीं करना होता है। अब आईटीआर रिटर्न है 100% पेपर लेस, यानी आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है। आप फॉर्म 16 को देखेंगे, आप अपने बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट को देखेंगे और उसमें लिखेंगे। अगर आप किसी और तरह की छूट जो इन्वेस्टमेंट लेकर के कर रहे हैं तो उसका कोई भी अटैचमेंट, कोई रसीद आपको अटैच नहीं करनी होती है, बस उसकी जानकारी इसमें फिल करनी होती है। ऑनलाइन हो चुका है सारा सिस्टम, ऑनलाइन आप आईटीआर भरते हैं, कोई पेपर अटैच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ खास लोगों के लिए अभी भी पेपर फॉर्म जो है वो काम करता है और वो है सुपर सीनियर सिटीजन जो है 80 साल के ऊपर जिनकी उम्र है, वो चाहे तो पेपर रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन रहे। तो पेपरलेस है, ऑनलाइन है पूरा सिस्टम, कोई पेपर अटैच नहीं करना है, इस बात का ध्यान रहे। और अब रिटर्न से जुड़ी वो बात जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है। इस बार के हर रिटर्न फॉर्म में आपको एक लाइन नजर आने वाली है जिसमें इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपना रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं वो सेक्शन 139(1) के 7th प्रोविजन के तहत फाइल कर रहे हैं। तो क्या है इस लाइन का मतलब? इस लाइन का मतलब यही है कि सरकार आपके खर्चों पर नजर रख रही है। इस लाइन के तहत आपको 3 कंडीशन दी जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है, लेकिन 139(1) के अंदर जो 3 कंडीशन है, अगर उसके किसी दायरे में आप आ रहे हैं, यानी वैसी कुछ आपने खर्चे किए हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करना एकदम अनिवार्य है। यानी आपकी कुल इनकम भले ही 2.5 लाख से कम हो, यानी कि आप जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब है उससे नीचे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर 139(1) के 3 प्रोविजन क्या है? पहला ये कि अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा किए हैं। दूसरा, अगर आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए खर्च किए। ध्यान रहे, केवल ये नहीं है कि आपने ही ये विदेश यात्रा ली हो, इसमें शब्द का इस्तेमाल क्या है कि अगर विदेश यात्रा पर खर्च किए। तो अगर ये विदेश यात्रा आपके किसी संबंधी ने, आपके किसी फैमिली मेंबर ने लिया हो और आपने उसका खर्चा दिया हो जो कि 2 लाख और 2 लाख से ऊपर है, तो भी आपको रिटर्न भरना होगा। और तीसरी कंडीशन है कि अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल चुकाया है, तो भी ये अनिवार्य है कि आप रिटर्न भरें। तो ये है सेक्शन 139 के 3 कंडीशंस
तो भले ही आपकी इनकम 2.5 लाख से कम हो, लेकिन इन 3 कंडीशन में अगर किसी में भी आप टिक मार्क लगा रहे हैं यानी आप पर एप्लीकेबल है, तो आपको रिटर्न भरना होगा जरूरी। इस बार के रिटर्न फॉर्म में एक और नया कॉलम आपको नजर आने वाला है, शेड्यूल DI, यानी DI का फुल फॉर्म है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको याद होगा जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था तो सरकार ने एक एक्सटेंशन दी थी उन लोगों को जिन्होंने अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 के सारे इन्वेस्टमेंट करके जो हम टैक्स छूट लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट पूरे नहीं किए हैं, तो उनके लिए डेट को बढ़ाया गया था। पहले कहा गया था कि आप अगर जून तक भी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आपको 1920 में अगर आप चाहें तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फिर इसे बढ़ाया 1 महीने से और कि आप जुलाई 31 तक भी अगर इस तरह के इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आपको छूट, टैक्स छूट मिल सकती है। ये थे अमूमन चैप्टर 6A के डिडक्शन, यानी 80 फैमिली के जो डिडक्शन मैं कहती हूँ 80C 80D, और साथ ही में अगर कोई डोनेशन किया है तो उसका भी बेनिफिट अगर आप लेना चाहें फाइनेंशियल ईयर 1920 में तो आप ले सकते हैं। यानी आप निवेश भले ही कर रहे होंगे अप्रैल के बाद मतलब 2021 में, लेकिन अगर आपके पिछले साल के इन्वेस्टमेंट पूरे नहीं हुए तो आप इसका फायदा फाइनेंशियल ईयर 1920 में ले सकते हैं। और इसीलिए एक अलग से कॉलम अब रिटर्न फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया है, केवल इस साल के लिए है, शेड्यूल DI, जिसमें एक कॉलम में आपको नजर आएगा, कॉलम A है जिसमें आपको नजर आएगा कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं मार्च तक वो आपको देने हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ये जो सरकार ने डेट बढ़ाई थी इन्वेस्टमेंट की, तो अप्रैल ऑनवर्ड को इन्वेस्टमेंट किया होगा, अप्रैल मई जून जुलाई में, तो उसका ब्यौरा आपको देना है कॉलम B में, और ताकि आप अगर इसका फायदा 1920 में उठाना चाहते हैं। अगर आप 1920 में इसका फायदा नहीं उठा रहे, यानी आपने मार्च तक अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर ली थी और आपको एडिशनल कोई भी इन्वेस्टमेंट या आपने कोई डोनेशन नहीं दिया है जिसका आपको टैक्स बेनिफिट लेना है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसका फायदा अगले साल लेंगे। लेकिन हाँ, 1920 के लिए अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, चैप्टर 6A की कोई डोनेशन दिया है जिसका फायदा आप लेना चाहते हैं, तो आपको 1920 के फॉर्म में ये शेड्यूल DI जो है वो भरना जरूरी होगा। रिटर्न से जुड़ी हुई चौथी बात जिसका ख्याल रखना है वो ये एक गलती जो हमसे हो जाती है वो है इंटरेस्ट इनकम को रिपोर्ट करना। खास तौर पर अगर सेविंग बैंक अकाउंट पर भी जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उसे आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। और केवल सेविंग बैंक का इंटरेस्ट नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, किसी भी तरह का डिपॉजिट है जिससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसे आपको डिस्क्लोज करना होगा। अब सेविंग बैंक के अकाउंट पर जो इंटरेस्ट हम दिखाते हैं 10,000 तक के इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। सेक्शन 80TTA का इसमें फायदा मिलता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट पर 50,000 तक का ये भी फायदा मिलता है। तो प्लीज अपने इंटरेस्ट इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में डिस्क्लोज करना ना भूलें। ये गलती बहुत आम है और हो जाती है, पर इसका ख्याल रखना जरूरी है कि आपको डिस्क्लोज करना है आपको जो भी अर्निंग हुई है इंटरेस्ट से। एक और इनकम जिसको रिपोर्ट कीजिए और उस पर ढंग से टैक्स को कैलकुलेट करना नहीं भूलिएगा, और वो होता है कैपिटल गेन। अलग अलग एसेट के अलग अलग होल्डिंग पीरियड के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स आपको चुकाना होता है, यानी LTCG लगेगा या STCG, और ये बात डिटरमाइन होती है कि आपने उस एसेट को कितने समय तक रखा है। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है, इमूवेबल हाउस प्रॉपर्टी है, तो यानी इसका होल्डिंग पीरियड होता है 2 साल। 2 साल तक अगर आपने रखा है तो 2 साल के बाद जब आप बेचेंगे तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको अदा करना होगा, जिसमें इंडेक्सेशन का भी आपको फायदा मिलेगा। 20% के हिसाब से आपको LTCG टैक्स देना होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी 2 साल के पहले आप बेच रहे हैं तो वो जो गेन है ना वो आपकी इनकम का हिस्सा हो जाएगा और स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। इसी तरह से अगर शेयर्स की हम बात करें तो 1 साल का होल्डिंग पीरियड है, 1 साल के पहले आप बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% के हिसाब से, और अगर 1 साल के बाद आप इन शेयर्स को बेचेंगे तो 1 लाख तक के गेन्स पर कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख के ऊपर के गेन पर आपको 10% के हिसाब से LTCG देना होगा। और जहां तक बात अगर आपके पास कुछ गोल्ड है तो उसमें होल्डिंग पीरियड 3 साल का माना जाता है। अब आते हैं सबसे आखिरी स्टेप लेकिन सबसे जरूरी स्टेप पर, और वो है ITR-V
यानी कि ITR वेरिफिकेशन। और इसमें भी एक नई चीज ऐड की है सरकार ने इस बार से, और इसे ऐड करने के पीछे मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह तो यही रही थी कि हम रिटर्न पूरा भर देते हैं, लेकिन जब उसको वेरीफाई करने का वक्त आता है तो भूल जाते हैं या आलस कर जाते हैं और उस चक्कर में वो रह जाता है, और ये छूट जाना बहुत ही गलत होगा। अगर आपने अपने ITR को वेरीफाई नहीं किया तो आपका रिटर्न एक्सेप्ट ही नहीं होगा, माना ही नहीं जाएगा कि आपने रिटर्न भरा है। और क्योंकि इसको भरने में ना 120 दिन का टाइम देते हैं कि आपने रिटर्न भर दिया, आपके पास 120 दिन का समय है, और ये 120 दिन के समय में हम लोग कई बार इसे भूल जाते हैं। इसीलिए इस बार जब आप ऑनलाइन अपना ITR भरेंगे तो ITR भी एक वाटरमार्क के साथ आएगा, नॉट वेरीफाइड। ये पहली बार किया जा रहा है ताकि कोई भी रिटर्न भरने वाला ये ध्यान रहे कि जब उसमें लिखा है नॉट वेरीफाइड यानी उसे आपको वेरीफाइड करना है, तब जाकर आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। क्या होता है कि हम रिटर्न भरते हैं, फिर सांस लेते हैं, अभी रिटर्न भरा है, अब थोड़ा सा इसको कल कर देंगे, परसों कर देंगे, 120 दिन का समय, और इसमें ये छूट भी सकता है और बहुत जरूरी होता है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं अपने ITR को, और एक आधार OTP बेस्ड तरीके से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आप चाहें तो बाय पोस्ट आप इसका प्रिंट आउट निकालें और बाय पोस्ट आप इसे भेज सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर CPC बंगलुरु में भी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इसे वेरीफाई करेंगे तब जाकर के आपको एक फाइनल मिलेगा कि ITR एक्नॉलेज्ड, यानी कि आपके रिटर्न को एक्नॉलेज किया गया है, आपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है, और ITR भी भरने के बाद ही रिटर्न का दी एंड होता है। तो वही बात हो जाएगी कि पूरी पिक्चर आपने देख ली लेकिन दी एंड नहीं हुआ, तो दी एंड होगा ITR V के साथ, और इसे बिल्कुल नहीं भूलेगा। इसीलिए इस बार सरकार ने उसमें पहले ही ठप्पा लगा के देंगे कि नॉट वेरीफाइड, और वेरीफाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, जिसे नहीं भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि रिटर्न भरने में आपको मेरे दिए हुए सुझाव से मदद मिलेगी। तो मैं आपसे इजाजत ले रही हूँ, लेकिन काम की बात देखते रहिए, और आगे भी आपसे कोई काम की बात मिस ना हो इसके लिए मेरे YouTube चैनल www.youtube.com/प्रियंका संभव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरा ये वीडियो शक्ति हिंदी के YouTube चैनल पर देखते हैं तो शक्ति हिंदी को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, याद है ना, रिटर्न भरने में आलस नहीं दिखाइए, टालिए नहीं, लेकिन भरिए अपना रिटर्न बिल्कुल समय रहते।